Hi, this is Sejyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel. I hope that you all are doing great. What we are going to cover in this particular video, what we are going to revise in this particular lectures, we are going to revise your essay number 260 and essay number 265 in a very super quick way. When I'm saying super quick way, मेरा मतलब ये नहीं कि हम कोई चीज़ छोड़ने वाले हैं. मैं बहुत फास्ट तरीके से आपको essay number 260 and 265 रिवाइज कराने वाली हूँ. अगर आपने कभी भी स्टैंडर्ड को पहले नहीं पढ़ा है तो इन लेक्चर्स को देखने का कोई भी फायदा नहीं है. इन लेक्चर्स को आप तभी रेफर करना अगर आपने जिंदगी में कभी ना कभी स्टैंडर्ड को पढ़ा है. राइट, हम स्टार्टिंग विद एसे नंबर 265 जो बात करता है आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर इन रिलेशन टू द कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यूजी. आपका स्टैंडर्ड कहता है कि हमारे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कुछ मैटर्स को, कौन से मैटर्स हैं ये बात भी आपका स्टैंडर्ड ही आपके ऑडिटर को बताता है कि आपके ऑडिटर को कुछ मैटर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है आपकी टीसीडब्ल्यूजी को. और ये स्टैंडर्ड बहुत क्लियरली इस बात को बोलता है कि जब मैं कह रहा हूं कि आपके ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा कुछ मैटर्स को, कौन से मैटर वो मैं बताऊंगा, मतलब ऐसे नंबर 260 बताएगा. इसका मतलब जो मैटर आपका ऑडिटर आपकी मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है वो मैटर्स ऐसे नंबर 260 में कवर्ड नहीं है. मतलब आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू दोज मैटर्स व्हिच नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू द मैनेजमेंट वो यहां पे कवर्ड नहीं है, अनलेस आपकी मैनेजमेंट ही टीसीडब्ल्यूजी है और टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजमेंट है. मतलब अगर आपके सारे के सारे मैनेजमेंट के लोग आपके टीसीडब्ल्यूजी में इन्वॉल्व है उस केस में तो ये स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा. अदरवाइज ये स्टैंडर्ड सिर्फ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कवर करता है जब आपके ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ता है टीसीडब्ल्यूजी को. उस केस में ऐसे नंबर 260 अप्लाई होता है. ऐसे नंबर 260 आपके ऑडिटर के ऊपर ऑब्जेक्टिव लगाता है कि ऑडिटर तुम्हें कम्युनिकेशन करनी है टीसीडब्ल्यूजी के साथ. तुम्हें क्या करनी है? तुम्हें कम्युनिकेशन करनी है टीसीडब्ल्यूजी के साथ तीन मैटर्स को लेकर. कौन कौन सी? तुम्हें टीसीडब्ल्यूजी को बताना है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं. तुम्हें टीसीडब्ल्यूजी को बताना है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है एज एन ऑडिटर कि तुम्हें एक रीजनेबल एश्योरेंस देनी है. उसके साथ साथ तुम जो ऑडिट करोगे उस ऑडिट के स्कोप में कौन कौन सी चीजें आएंगी. तीसरी चीज, तुम किस टाइम तक अपनी ऑडिट को खत्म कर दोगे और अपनी टीसीडब्ल्यूजी को या फिर मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट दे दोगे. तुम्हें इन तीनों बातों को बताना है अपनी टीसीडब्ल्यूजी को. उसके साथ साथ ऐसे नंबर 260 ये भी कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर तुम्हें कोई ऑब्जर्वेशन मिलती है उस ऑब्जर्वेशन को अपनी ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा बनाने से पहले उस ऑब्जर्वेशन को तुम्हें कम्युनिकेट करना पड़ेगा अपनी टीसीडब्ल्यूजी को. फिर ऐसे नंबर 260 ये भी कहता है कि ऑडिटर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन चाहिए टीसीडब्ल्यूजी को तो तुम उस इंफॉर्मेशन को भी अपनी टीसीडब्ल्यूजी से मांग सकते हो बाय मेकिंग अ कम्युनिकेशन विद द टीसीडब्ल्यू जी. ऐसे नंबर 260 ये भी कहता है कि ऑडिटर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम्हें एक टू वे कम्युनिकेशन को प्रमोट करना है, तुम्हें एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को प्रमोट करना है. तो आपका स्टैंडर्ड आपके ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करता है कि आपके ऑडिटर को कम्युनिकेशन करनी है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपना स्कोप ऑफ ऑडिट एंड नेचर एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट टू द टीसीडब्ल्यूजी. उसके साथ साथ उसकी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन भी उसको टीसीडब्ल्यूजी को बतानी है. अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो इन्फॉर्मेशन भी उसको टीसीडब्ल्यूजी से मांगनी है बाय द वे ऑफ मेकिंग द कम्युनिकेशन. फिर स्टैंडर्ड आपके ऑडिटर को बताता है, आपके ऑडिटर के ऊपर कुछ रिक्वायरमेंट सेट करता है. स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर तुम टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेशन तब करोगे, सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि टीसीडब्ल्यूजी के लोग कौन है. मतलब आपकी एंटिटी में टीसीडब्ल्यूजी का रोल कौन से लोग प्ले करते हैं, गवर्नेंस का रोल कौन से लोग प्ले करते हैं. तो स्टैंडर्ड कहता है कि सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई करो उन लोगों को जो रोल प्ले करते हैं गवर्नेंस का. दूसरा ये भी आइडेंटिफाई करो कि क्या तुम्हारी एंटिटी में, जिस एंटिटी की ऑडिट तुम कर रहे हो उस एंटिटी में टीसीडब्ल्यूजी के सब ग्रुप्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं. फॉर एग्जांपल अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपकी टीसीडब्ल्यूजी में आते हैं, कई बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कमिटीज बनी होती हैं तो उन कमिटीज को आप कहोगे सब ग्रुप्स ऑफ टीसीडब्ल्यूजी. तो आपका स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर अगर तुमने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी मैटर्स तुम्हें मिले या जो मैटर तुम्हें कम्युनिकेट करने चाहिए थे टीसीडब्ल्यूजी को, अगर तुमने उन मैटर्स को कम्युनिकेट कर दिया है टू द सब ग्रुप ऑफ दिस टीसीडब्ल्यूजी तो तुम्हें इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या तुम्हें इन मैटर्स की कम्युनिकेशन अपनी टीसीडब्ल्यूजी को भी करनी है या नहीं करनी है. फिर स्टैंडर्ड कहता है कि कई बार ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं ऑडिटर कि तुम ऑडिट करने जाओ किसी भी एंटिटी की और उस टाइम पे तुम्हें पता लगे कि मैनेजमेंट ही टीसीडब्ल्यूजी है और टीसीडब्ल्यूजी ही मैनेजमेंट है. उस केस में अगर तुमने वो मैटर्स जो अपनी मैनेजमेंट को ऑलरेडी बता दिए हैं उन मैटर्स को तुम्हें दोबारा से टीसीडब्ल्यूजी को बताने की कोई भी नीड नहीं है. तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स लगाता है आपका ऐसे नंबर 260 आपके ऑडिटर के ऊपर.
मूविंग फॉरवर्ड आपका स्टैंडर्ड ये भी बताता है आपके ऑडिटर को कि ऑडिटर तुम्हें कौन कौन से मैटर्स की कम्युनिकेशन करनी है टीसीडब्ल्यूजी को। 3 मैटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, दोबारा से बताओ कौन कौन से। नंबर 1, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको एक ओपिनियन देना है। ऑडिटर ये बात भी बताएगा अपनी टीसीडब्ल्यूजी को कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे एक रीजनेबल एश्योरेंस देनी है, एक ओपिनियन देना है। लेकिन टीसीडब्ल्यूजी तुम्हारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। आपका ऑडिटर आपकी टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा कि उसके ऑडिट के स्कोप में कौन कौन सी चीजें आती हैं, इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर उसको कोई भी रिस्क मिला है, उसके साथ साथ सिग्निफिकेंट रिस्क के साथ साथ उसने कौन से रिस्पॉन्सेज डेवलप करे हैं इन ऑर्डर टू आंसर दोज रिस्क। मतलब आपका ऑडिटर कैसे प्लान कर रहा है टू रिस्पॉन्ड टू सच अ रिस्क। फिर कहता है कि आपका ऑडिटर मटेरियलिटी का कंसेप्ट कैसे अप्लाई करने वाला है इन द प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट, इस बात को भी वो अपनी टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। फिर वो ये भी बताएगा कि वो कौन से ऑडिट अप्रोच को यूज करेगा फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स। उसके साथ साथ अगर आपका ऑडिटर सोच रहा है कि उसको अपनी एंटिटी की ऑडिट के लिए किसी ऑडिटर एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए, तो उस केस में अगर वो इन्वॉल्व करने वाला है किसी भी ऑडिटर एक्सपर्ट को, तो उस केस में वो इस बात की कम्युनिकेशन भी आपकी टीसीडब्ल्यूजी को करेगा। तो इन सारी चीजों की कम्युनिकेशन करनी है आपके ऑडिटर को, आपकी टीसीडब्ल्यूजी को। इसके साथ साथ आपका ऑडिटर जब ऑडिट कर रहा होगा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर उसको कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती हैं, उन सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को भी आपका ऑडिटर किसको बताएगा, टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स का मतलब क्या है, बहुत ही क्लियर तरीके से ऐसे नंबर 260 बताता है। और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स क्वेश्चन में, आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स आपके ऑडिटर को कम्युनिकेट करनी पड़ती है टीसीडब्ल्यूजी को। तो पहली सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स है कि आपके ऑडिटर का व्यू क्या है रिगार्डिंग द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ऑफ योर एंटिटी। मतलब कि जब भी आपकी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते टाइम वो बहुत सारे अकाउंटिंग पॉलिसीज का यूज करती है, बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है। तो आपके ऑडिटर ने जब उसकी असेसमेंट करी, तो आपके ऑडिटर की अंडरस्टैंडिंग क्या है उन अकाउंटिंग पॉलिसीज को लेकर। क्या आपके ऑडिटर को लगता है कि मैनेजमेंट ने जो भी एस्टिमेट्स लिए हैं, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो करी है, क्या वो सही है या गलत है, इसको आप कहते हो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। तो उसको भी किसको कम्युनिकेट करेगा, वो आपकी टीसीडब्ल्यूजी को। उसके साथ साथ अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसको कोई भी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी मिलती है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी कौन कौन सी होती है, इसके ऊपर भी एग्जामिनर अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कोई भी अगर उसको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी अराइज होती है, उसकी कम्युनिकेशन भी आपके ऑडिटर को टीसीडब्ल्यूजी को करनी पड़ती है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी का मतलब, मान लो कि आपका ऑडिटर आपकी मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन मांग रहा है, पर आपकी मैनेजमेंट उसको इंफॉर्मेशन देने से मना कर दे। दूसरा, आपकी मैनेजमेंट एक अनरीजनेबल टाइम में आपके ऑडिटर को ऑडिट खत्म करने के लिए बोल रही है। आपकी मैनेजमेंट कहते हैं कि ऑडिटर मैंने तुम्हें अपॉइंट किया, मुझे 1 महीने में ऑडिट रिपोर्ट बना के दो। तो ये भी एक सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है जिसकी कम्युनिकेशन आपके ऑडिटर को अपनी टीसीडब्ल्यूजी को करनी पड़ेगी। तीसरी, अगर आपके ऑडिटर को बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं टू कलेक्ट द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, सो दिस इज आल्सो अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी व्हिच नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय योर ऑडिटर टू द टीसीडब्ल्यूजी। अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि वो ऑडिट करके कोई भी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन नहीं कर पाएगा, उस केस में भी उसको अपने टीसीडब्ल्यूजी को इस बात की इंटीमेशन करनी पड़ती है। अगर आपकी मैनेजमेंट आपके ऑडिटर के स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है, यही रिस्ट्रिक्शंस हम कहां पे पढ़ते हैं, आपके ऐसे नंबर 210 में। इसकी भी क्लास चैनल पे अवेलेबल है। अगर आपकी मैनेजमेंट आपके ऑडिटर के स्कोप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करती है, तो दिस इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, क्योंकि अगर आपकी मैनेजमेंट आपके ऑडिटर के स्कोप के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगी, तो आपका ऑडिटर कभी भी ऑडिट एविडेंसेस नहीं कलेक्ट कर पाएगा। इस बात को भी आपके ऑडिटर को अपनी टीसीडब्ल्यूजी को बताना पड़ता है। उसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपकी मैनेजमेंट जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, उस टाइम पे उसको गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करनी है। अगर आपकी मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट नहीं करी और आपकी मैनेजमेंट विलिंग भी नहीं है गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करने के लिए, इट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी व्हिच नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड बाय योर ऑडिटर टू योर टीसीडब्ल्यूजी, राइट। उसके बाद कहता है कि देखो, अगर तो सारी की सारी मैनेजमेंट आपकी टीसीडब्ल्यूजी में इन्वॉल्व है, उस केस में तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन एक ऐसी एंटिटी जहां पे मैनेजमेंट अलग है और टीसीडब्ल्यूजी अलग है, उस केस में जो मैटर्स आपके ऑडिटर ने पहले मैनेजमेंट को बताए हुए हैं, उन मैटर्स के कम्युनिकेशन करेगा आपका ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को। उसके साथ साथ जो भी उसने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अगर मैनेजमेंट से मांगी है, तो उसकी कम्युनिकेशन भी उसको किसको करनी पड़ेगी, आपकी टीसीडब्ल्यूजी को करेगी। आपका ऑडिटर वो मैटर्स को भी आपके टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा जो अल्टीमेटली उसकी ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले हैं, जो उसकी रिपोर्टिंग को इफेक्ट करने वाले हैं। उसके साथ साथ कोई और मैटर जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से ऑडिटर को सही
यही लगता है दैट इट शुड बी brought to the knowledge of the TCWG that needs to be communicated by your auditor to the TCWG। इन सारे मैटर्स के अलावा ऑडिटर कि जो इंगेजमेंट टीम के लोग हैं क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई करते हैं, यही एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो हम आपके ऐसे नंबर 220 में पढ़ते हैं, इस चीज की कम्युनिकेशन भी वो किसको करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को करेगा। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसको कोई ऐसा सर्कमस्टांस मिला है जो आपके ऑडिटर को लगता है कि इस सिचुएशन की वजह से उसकी इंडिपेंडेंस या उसके इंगेजमेंट टीम की इंडिपेंडेंस के ऊपर कोई थ्रेट अराइज हो सकता है, इस चीज की कम्युनिकेशन भी वो किसको करेगा, आपकी टीसीडब्ल्यूजी को करेगा। उसके साथ साथ उसने कौन से स्टेप्स लिए हैं टू रिमूव दैट थ्रेट टू द इंडिपेंडेंस, इस चीज को भी वो आपकी टीसीडब्ल्यूजी को बताएगा। अगर मैं इन शॉर्ट दोबारा से समराइज करूं कि कौन कौन से मैटर्स आपका ऑडिटर एज पर ऐसे 260 कम्युनिकेट करता है आपकी टीसीडब्ल्यूजी को, तो नंबर 1 उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके ऑडिट के स्कोप में क्या आता है, सिग्निफिकेंट रिस्क कौन से हैं, उसके साथ साथ उसकी टाइमिंग क्या है, ऑडिट की सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स कौन सी है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में इंक्लूडिंग सिग्निफिकेंट रिस्क कौन से हैं, और इंडिपेंडेंस के रिलेशन में जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं क्या उसने उसके साथ कंप्लाइंस किया है, क्या उसको कोई थ्रेट अराइज हुए हैं, अगर थ्रेट अराइज हुए हैं तो उसने कौन से स्टेप्स लिए हैं टू टेक केयर ऑफ दोज थ्रेट्स, राइट। मूविंग फॉरवर्ड ऐसे 260 आपके ऑडिटर को यह भी बताता है कि ऑडिटर तुम कम्युनिकेशन कैसे करोगे, तुम्हारी कम्युनिकेशन की प्रोसेस कैसी होगी। तो स्टैंडर्ड कहता है एक तो तुम्हारी कम्युनिकेशन कैसे होनी चाहिए, टाइमली बेसिस पे होनी चाहिए। दूसरा जो तुम्हारी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिली हैं और जो तुम्हारे सिग्निफिकेंट रिस्क हैं, इंक्लूडिंग जो तुम्हें इंडिपेंडेंस से लेकर ऊपर बातें आपको कम्युनिकेट करनी है टीसीडब्ल्यूजी को, वो सारी की सारी कैसे होंगी, रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। आपका ऑडिटर कुछ बातें ओरली बता सकते हैं आपकी टीसीडब्ल्यूजी को, लेकिन ये सारी बातें जो मैंने लिखी हैं इसके ऊपर एमसीक्यू पूछा जा सकता है। आपका ऑडिटर इस टीसीडब्ल्यूजी को इन मैटर्स को रिटर्न फॉर्म में ही कम्युनिकेट करेगा। अगला क्वेश्चन आता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ऑडिटर की कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे आपके ऑडिटर की कम्युनिकेशन का नेचर, उसकी फॉर्म, उसकी एक्सटेंट अफेक्ट होती है। नंबर 1, क्या वो मैटर जो आपका ऑडिटर सोच रहा है कि उसको टीसीडब्ल्यूजी को बताने हैं अल्टीमेटली आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, अगर वो ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाले हैं, इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, तो आपका ऑडिटर बहुत अच्छे से उनकी कम्युनिकेशन करेगा आपकी टीसीडब्ल्यूजी को। दूसरा, क्या जो मैटर्स आपका ऑडिटर सोच रहा है कि उसको अपनी टीसीडब्ल्यूजी को बताने हैं, क्या वो मैटर ऑलरेडी रिजोल्व हो चुके हैं, अगर वो ऑलरेडी रिजोल्व हो चुके हैं तो उनकी रेलिवेंस कम हो जाती है, तो अगर वो ओरली भी बताएगा तो चल जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि जिस एंटिटी की वो ऑडिट कर रहा है, जिस भी टीसीडब्ल्यूजी को वो कम्युनिकेट करने वाला है, उस एंटिटी का साइज कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे कौन से लॉज लगते हैं, वहां का लीगल एनवायरनमेंट कैसा है। उसके साथ साथ आपकी जो टीसीडब्ल्यूजी है वो कितनी एक्सपेक्टेशंस की क्या एक्सपेक्टेशंस रखती है आपके ऑडिटर से मीटिंग्स की। क्या होता है कि जब भी आपका ऑडिटर एक्सेप्टेंस देता है, उस टाइम पे जब भी वो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की साइनिंग करता है, उस टाइम पे अगर उनको कम्युनिकेशन करनी है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसी टाइम पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि अगर उन्हें कोई मीटिंग्स बुलानी है, अगर इंटरिम स्टेजेस ऑफ ऑडिट पे, तो वो कितनी मीटिंग्स बुलाएंगे, किस टाइम पे वो मीटिंग्स बुलाएंगे। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ योर टीसीडब्ल्यूजी इन रिलेशन टू सच मीटिंग्स। आगे कहता है द अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग डायलॉग्स एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन योर टीसीडब्ल्यूजी एंड ऑडिटर, मतलब कि आपकी जो टीसीडब्ल्यूजी और ऑडिटर के बीच में अगर कोई ऑनगोइंग कम्युनिकेशन है, तो वो ऑनगोइंग कम्युनिकेशन कौन सी चल रही है, इट विल ऑल्सो अफेक्ट द नेचर, एक्सटेंट एंड अमाउंट ऑफ द कम्युनिकेशन बाय योर ऑडिटर टू योर टीसीडब्ल्यूजी। देन कम कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं आपकी टीसीडब्ल्यूजी में, अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं, इट विल ऑल्सो अफेक्ट द नेचर कि उसको किस टाइप की कम्युनिकेशन करनी है, किस हद तक कम्युनिकेशन करनी है। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके ऑडिटर की, फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कि आपका ऑडिटर किस टाइप की कम्युनिकेशन करेगा, उसका नेचर क्या होगा, किस फॉर्म की होगी, किस एक्सटेंट की कम्युनिकेशन वो होगी, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। आपका स्टैंडर्ड आपके ऑडिटर को यह भी बताता है कि उसको किस टाइम पे कम्युनिकेशन करनी है। तो स्टैंडर्ड कहता है कि तुम्हें किस टाइम पे कम्युनिकेशन करनी है, इस चीज को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह पता होना चाहिए ऑडिटर कि जिस मैटर को तुम कम्युनिकेट कर रहे हो वो मैटर कौन सा है। अगर वो मैटर रिलेट करता है प्लानिंग से, तो तुम अपनी ऑडिट की अर्ली स्टेज पे ही उसकी कम्युनिकेशन कर दो। लेकिन अगर वो मैटर रिलेट करता है कोई भी सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जो तुम्हें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मिली है, तो तुम उसको तब कम्युनिकेट करोगे एज सून एज
एज तुम्हें वो डिफिकल्टी मिली, मतलब जैसे ही मैनेजमेंट ने तुम्हारे स्कोप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश करी, तुम तभी जाके अपनी TCWG को बताओगे। उसके बाद अगर जो मैटर्स तुम्हें कम्युनिकेट करना है TCWG को, वो एक की ऑडिट मैटर है एज पर ऐसे 701, तो उसकी कम्युनिकेशन तुम करोगे जिस टाइम पे तुम TCWG के साथ अपने स्कोप की डिस्कशन कर रहे होगे और टाइमिंग ऑफ ऑडिट की डिस्कशन कर रहे होगे। उसके साथ साथ अगर तुम्हें कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस मिलता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, तो तुम्हें इमीडिएटली जैसे ही तुम्हें वो थ्रेट मिला, जैसे ही थ्रेट राइज हुआ, उसकी कम्युनिकेशन किसको करनी है? TCWG को करनी है। उसके बाद कहता है कि कोई अगर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली है तुम्हें, तो जैसे कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिली है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, उसकी कम्युनिकेशन तुम्हें अपनी TCWG को तब करनी है जब तुम अपनी TCWG को अपनी कंक्लूजन्स के बारे में बता रहे होगे कि मैंने ये ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करे, मेरी ये इवैल्यूएशंस है, मेरी ये कंक्लूजन है और इस कंक्लूजन को मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ऐसे डालने वाला हूं। तो इन सारी सिचुएशंस में आपका ऑडिटर अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग टाइम पे आपकी कम्युनिकेशन करेगा TCWG को। राइट, फिर आता है आपका डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट। वो कहता है कि देखो, जो जो बातें आपने ओरली बताई हैं TCWG को, उसको तुम एक बार रिटर्न फॉर्म में डॉक्यूमेंट कर लेना। अगर कोई चीज तुमने उसको ओरली नहीं बताई है, उसको रिटर्न में बताया है, तो उस चीज की भी तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, उस चीज को भी तुम्हें अपना डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बनाना पड़ेगा एज पर ऐसे 230। सो दिस वॉज योर ऐसे नंबर 260। बहुत बहुत फास्ट तरीके से मैंने बोला है, बहुत सारे बच्चों को ऐसे लग रहा होगा कि उनके ऊपर से गए। दोबारा से सुनोगे क्लास तो आपको समझ में आएगा, बहुत इफेक्टिव क्लास होंगी। आप अपने एग्जाम से पहले इन क्लासेस को देखोगे, स्पेशली क्योंकि आपके स्टैंडर्ड इतने ज्यादा हैं। मैंने किसी भी चीज को छोड़ा नहीं है, जो जो चीज आपके स्टैंडर्ड में लिखी है मैंने एक एक चीज को कवर किया है कि ऐसे 260 कहता क्या है। फिर आते हैं हम ऐसे नंबर 265 के ऊपर। अगर स्पीड किसी को ज्यादा लग रही है तो मुझे स्लो कर लो, ठीक है। जब आपका ये वाला अटेम्प्ट चला जाएगा नवंबर 2024 से, नवंबर ही आएगा ना, सॉरी मई 2024 से, उसके बाद मैं डिटेल्ड रिवीजन क्लासेस डालूंगी, फिर मैं क्विक रिवीजन क्लासेस डालूंगी। अभी क्या अटेम्प्ट आने वाला है और सिलेबस चेंज हो गया, तो एनीवेज ये क्लासेस आउटडेटेड हो जाएंगी, इसीलिए आई एम नॉट वेस्टिंग दैट मच एफर्ट्स। इसलिए मैं सिर्फ क्विक रिवीजन क्लासेस डाल रही हूँ फाइनल वाले बच्चों के लिए, ठीक है। अब आता है ऐसे नंबर 265। ऐसे नंबर 265 बात करता है आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू कम्युनिकेशन ऑफ द डेफिशिएंसीज। बात क्या हो रही है, आपका ऑडिटर ने इंटरनल कंट्रोल्स चेक करे, ठीक है। आपका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग लेता है इंटरनल कंट्रोल्स की, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म करता है और उसको क्या मिली है, उन इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर डेफिशिएंसीज मिली है, मतलब वीकनेस मिली है। तो ऐसे नंबर 265 कहता है कि जैसे ही आपके ऑडिटर को इन इंटरनल कंट्रोल के अंदर डेफिशिएंसीज मिलेगी, उसको इन डेफिशिएंसीज को बताना है, किसको? मैनेजमेंट को और TCWG को भी। ऐसे नंबर 260 और 265 का डिफरेंस बताओ। एक तो कि वहां पे कम्युनिकेशन सिर्फ TCWG को हो रही है, यहां पे इंटरनल कंट्रोल्स में जो भी डेफिशिएंसीज मिली हैं, ऑडिटर उसकी कम्युनिकेशन आपकी मैनेजमेंट को भी कर रहा है और TCWG को भी कर रहा है। स्टैंडर्ड सबसे पहले बताता है कि देखो, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज का मतलब है कि वो डेफिशिएंसीज जो ऑडिटर के ओपिनियन में इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके ऑडिटर को लगता है कि इसको तो मैनेजमेंट को बताना ही चाहिए, इसको तो TCWG को बताना ही चाहिए। अब क्या चीज सिग्निफिकेंट है, क्या चीज सिग्निफिकेंट नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ द प्रोफेशनल जजमेंट, राइट। आपको डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? डेफिशिएंसी का मतलब है कि आपका ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर रहा था, उस टाइम पे उसको या तो इंटरनल कंट्रोल्स मिले ही नहीं, मिले तो वो इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल्स नहीं थे। मतलब आपके जो इंटरनल कंट्रोल्स थे वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। गिव मी 2 मिनट्स। ओके, कहाँ पे थे? ठीक है, तो आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज पर एस 265 की उसको जो भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज मिलेंगी, उस सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज की उसको कम्युनिकेशन करनी है आपकी मैनेजमेंट को, TCWG को। डेफिशिएंसी का मतलब है कि उसने जब एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स चेक करे, उसको इंटरनल कंट्रोल्स या तो मिले ही नहीं, या मिले तो वो क्या थे? दे वर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, मतलब दे वर नॉट इन अ पोजीशन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उस टाइप की उन सारी चीज़ों को कहते हैं डेफिशिएंसी। अब सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी आप किसे कहोगे? ऑडिटर बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखता है, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं इस स्टैंडर्ड में हम आगे जाके देखेंगे। बहुत सारे स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के इस जजमेंट को लेता है कि ये जो डेफिशिएंसी मुझे मिली है, दिस कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव एज पर ऐसे 265 ये है कि जो भी डेफिशिएंसीज आपको मिली हैं, सबसे पहले तो तुम्हें डिटरमाइन करना है कि क्या ये डेफिशिएंसी एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। इफ यस, अगर ये डेफिशिएंसी एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है तो आपको इसकी कम्युनिकेशन करनी है मैनेजमेंट को और TCWG को, राइट।
उसके साथ साथ ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट सेट करता है आपके ऑडिटर के ऊपर। ऐसे कहता है कि ऑडिटर सबसे पहले तुम क्या करो, तुम डेफिशिएंसीज को ढूंढो। क्या करो, सबसे पहले तुम इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज को ढूंढो। उसके बाद जब तुम्हें कोई डेफिशिएंसी मिलेगी, तुम इवैल्यूएशन करना, मतलब चेक करना, असर्टेन करना कि क्या ये डेफिशिएंसी कॉन्स्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, क्या ये डेफिशिएंसी एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि डेफिशिएंसी एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, तो इस सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी की कम्युनिकेशन करनी है तुम्हें अपनी मैनेजमेंट को और अपनी टीसीडब्ल्यूजी को। इसके साथ साथ अगर तुम्हें कोई और इंफॉर्मेशन मिलती है, अदर इंफॉर्मेशन विच वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू मैनेजमेंट, मतलब किसी थर्ड पार्टी ने इस इंफॉर्मेशन को किसको नहीं बताया था, मैनेजमेंट को नहीं बताया था, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस इंफॉर्मेशन की नॉलेज आपके मैनेजमेंट को होनी चाहिए, टीसीडब्ल्यूजी को होनी चाहिए, तो इसकी कम्युनिकेशन भी आपको मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को करनी है। तो सबसे पहले आपको ऑडिटर बताएगा कि क्या उसको कौन कौन सी जो डेफिशिएंसीज मिली हैं वो डेफिशिएंसीज क्या हैं, वो क्या वो डेफिशिएंसीज उसकी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं। सबसे पहले तो वो डेफिशिएंसी ढूंढेगा, फिर उस डेफिशिएंसी की इवैल्यूएशन करेगा कि क्या ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है। वो बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है इन ऑर्डर टू नो कि जो डेफिशिएंसी उसको मिली है वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या डेफिशिएंसी नहीं है। उसके बाद उसकी कम्युनिकेशन करनी है और उसको कोई और इन्फॉर्मेशन जो उसके प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से उसको लगता है कि उसको मैनेजमेंट को बतानी चाहिए या फिर आपकी टीसीडब्ल्यूजी को पता होनी चाहिए, उस चीज की कम्युनिकेशन भी आपके ऑडिटर को मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को करनी पड़ती है। फिर आता है कि कौन कौन से इंडिकेटर्स हो सकते हैं सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज के। मतलब कि जब भी आपका ऑडिटर यहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका ऑडिटर मान लो ऑडिट कर रहा है, उस टाइम पे जब वो इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग कर रहा है, इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करते टाइम उसको कौन कौन से ऐसे इंडिकेटर्स मिल सकते हैं जिस टाइम पे उसका दिमाग खड़कना चाहिए, उसका दिमाग अलर्ट हो जाना चाहिए कि कहीं इस इंटरनल कंट्रोल की इस डेफिशिएंसी की वजह से कोई सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी तो नहीं। नंबर 1, इनइफेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट आपके इंटरनल कंट्रोल का एक कंपोनेंट होता है। कंट्रोल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, आपकी मैनेजमेंट कितनी सीरियस है अपने इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर। आप अगर आपके ऑडिटर को लगता है कि आपकी एंटिटी का जो कंट्रोल इन्वायरमेंट है वो इनइफेक्टिव है, इसका मतलब आपकी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। सेकंड पॉइंट, आपकी एंटिटी के पास खुद की रिस्क को एसेस करने की कोई प्रोसेस नहीं है। देयर इज एब्सेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज अनदर कंपोनेंट ऑफ योर इंटरनल कंट्रोल्स। तीसरा पॉइंट, आपकी एंटिटी के अंदर रिस्क असेसमेंट प्रोसेस एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस बहुत ही इनइफेक्टिव है, राइट। मतलब वो प्रिवेंट नहीं कर सकती, वो रिस्क की असेसमेंट नहीं कर सकती। चौथा पॉइंट, आपके ऑडिटर ने कुछ मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट करी हैं जो एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स डिटेक्ट नहीं कर पाए। आपकी एंटिटी की पॉलिसीज प्रोसीजर्स उन मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट नहीं कर पाए जो आपके ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उन मिस स्टेटमेंट को डिटेक्ट किया है। इसका मतलब ये इंडिकेशन है कि आपकी एंटिटी ने जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं वो इंटरनल कंट्रोल्स इफेक्टिव नहीं है। उसके साथ साथ मैनेजमेंट आपकी कैपेबल नहीं है, मैनेजमेंट इज इनकैपेबल ऑफ ओवरसीइंग द प्रिपरेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब आपकी मैनेजमेंट एबल नहीं है वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है, इस प्रोसेस को ओवरसी नहीं करती है। तो ये कुछ इंडिकेशंस होती हैं जो इस बात का इशारा करती हैं कि हो सकता है एंटिटी के अंदर डेफिशिएंसीज हो आपके इंटरनल कंट्रोल्स में, राइट। उसके साथ साथ ये वो फैक्टर्स हैं जो मैं आपको बार बार कह रही थी कि किन फैक्टर्स को कंसीडर करके आपका ऑडिटर इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जो डेफिशिएंसी उसको इंटरनल कंट्रोल्स में मिली है वो डेफिशिएंसी एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है और उस डेफिशिएंसी की कम्युनिकेशन आपके ऑडिटर को एसए नंबर 265 के हिसाब से अपनी मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को करनी चाहिए। पहला फैक्टर है कि जो उसको डेफिशिएंसी मिली, आप ये बताओ कि उस डेफिशिएंसी की वजह से आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं। तो व्हाट आर द लाइक्लीहुड ऑफ द मिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ सच डेफिशिएंसी। नंबर 2, सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ लॉस और फ्रॉड। आपके ऑडिटर को क्या लगता है कि जो डेफिशिएंसी उसको मिली है उस डेफिशिएंसी की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फ्रॉड कितना हो सकता है, लॉसेस कितने हो सकते हैं आपके एंटिटी को। नंबर 3, सब्जेक्टिविटी विच इज इन्वॉल्व्ड इन द डिटर्मिनेशंस ऑफ द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स। इसका क्या मतलब है, आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते टाइम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है। जितनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी होगी
उन एस्टिमेट्स में, मतलब जितनी ज़्यादा मैनेजमेंट की मर्जी होगी उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। तो उस केस में भी अगर सब्जेक्टिविटी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो डेफिशिएंसी जो आपको इंटरनल कंट्रोल्स में मिली है, उस केस में जिस भी असर्शन के ऊपर वो इंटरनल कंट्रोल्स लगे हुए थे, उस केस में उस इंटरनल कंट्रोल में अगर कोई डेफिशिएंसी है तो हो सकती है वो डेफिशिएंसी एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो। उसके बाद कहता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अकाउंट इन विच इंटरनल डेफिशिएंसी इज बीइंग डिस्कवर्ड। वो कहता है कि जिस असर्शन में, जिस भी डिस्क्लोजर के रिलेशन में आपको डेफिशिएंसी मिली है इंटरनल कंट्रोल्स में, उस असर्शन को लेकर कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं आपकी एंटिटी में, मतलब कितनी ज्यादा, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस होंगी उतना ही ज्यादा वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट हो जाएगी। उसके साथ साथ आपके जो कंट्रोल्स हैं, जिस कंट्रोल्स में वो डेफिशिएंसी मिली है, वो कंट्रोल आपकी एंटायर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए कितने ज्यादा रेलिवेंट है। जितने ज्यादा उनकी रेलिवेंस होगी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, उतनी ही ज्यादा वो डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट होगी। उसके बाद लेवल ऑफ इंटरेक्शन कितनी है आपकी इस डेफिशिएंसी और अदर डेफिशिएंसीज के बीच में। तो आपका ऑडिटर इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करता है और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि जो भी इंटरनल कंट्रोल्स उसने चेक करे, उन इंटरनल कंट्रोल्स में उसको जो भी डेफिशिएंसीज मिली, क्या वो डेफिशिएंसी एक सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी नहीं है, क्या उसको इस डेफिशिएंसी की कम्युनिकेशन अपनी मैनेजमेंट को करनी है या नहीं करनी है, एज पर एसए नंबर 265। अगला टॉपिक जो आपका ऐसे नंबर 265 कवर करता है वो है कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब जब वो कम्युनिकेशन करेगा ना आपकी मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को, जब वो बताएगा कि ये सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मुझे मिली है, तो वो क्या क्या चीजें वहां पे कवर करेगा। सबसे पहले ऐसे नंबर 265 कहता है सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी को आप राइटिंग में ही कम्युनिकेट करोगे। फोन करके आप नहीं बता सकते, फेस टू फेस खड़े होकर आप नहीं बता सकते। यू हैव टू कम्युनिकेट दैट सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन द राइटिंग। उसके साथ साथ तुम ये बताओगे कि जो डेफिशिएंसी मुझे मिली है उसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है, और उसके साथ साथ उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर। आपको नेचर बताना है और उसका इफेक्ट बताना है। आपको वो इंफॉर्मेशन ऐसी देनी है, आपको कम्युनिकेशन ऐसे करनी है ताकि आपकी मैनेजमेंट और आपकी टीसीडब्ल्यूजी उस इंफॉर्मेशन का कंटेक्स्ट समझ पाए, मतलब वो समझ पाए कि डेफिशिएंसी किस टाइप की डेफिशिएंसी है। आपका स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर उसके साथ साथ ये भी बताएगा कि देखो मेरा काम क्या है, मेरा काम है मुझे ऑडिट करनी है, मेरा काम है मुझे एक रीजनेबल अश्योरेंस देनी है, मुझे एक ओपिनियन देना है। उस ऑडिट को करने के लिए, उस अश्योरेंस को देने के लिए मुझे इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग करनी पड़ती है, ऐसा मेरा एसए नंबर 315 कहता है। लेकिन मेरा काम बीइंग एन ऑडिटर ये नहीं है कि मैं आपके एंटिटी में लगे हुए इंटरनल कंट्रोल्स की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करके उनके ऊपर अश्योरेंस दूं। मैं सिर्फ इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग उतनी ही करता हूं जितना मेरे ऑब्जेक्टिव के लिए रेलिवेंट है। ये सारी चीजें भी आपके ऑडिटर को कम्युनिकेट करनी पड़ती हैं। तो जब भी वो, यही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि जब भी आपका ऑडिटर कम्युनिकेशन करेगा आपकी टीसीडब्ल्यूजी को, तो वो बहुत क्लैरिफाई करेगा कि मैं इंटरनल कंट्रोल्स में डेफिशिएंसीज को सिर्फ उतना ही आइडेंटिफाई करता हूँ जितना मेरे ओपिनियन देने के लिए रेलिवेंट है। तो मतलब जो भी मैं इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज को आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई एश्योरेंस दे रहा हूँ कि आपके एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स वीक है कि अच्छे हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऐसे नंबर 265। बहुत इजी ऐसे था, बहुत सिंपल, बहुत छोटा सा ऐसे था। आई होप कि आपको ऐसे नंबर 260 एंड ऐसे नंबर 265 की ये रिवीजन क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने बहुत स्पीड में बोला है, अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा स्पीड लगी हो तो मुझे स्लो कर लेना, बट मुझे नहीं लगता अगर आप फाइनल के बच्चे हो आपको बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी भी चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है। जितनी बार हो सके आप इस क्लास को सुनना, जितनी बार हो सके आप इस क्लास को सुनना। जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा देखोगे, उतना ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें बैठ जाएंगी। आई होप कि आपको अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी, डू लाइक, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द चैनल। हैव अ नाइस डे, बाय।